नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। 5 अगस्त की तारीख तय हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आपको बता दें रफ कट के माध्यम से हम वैसे भी हमने आपसे ये वादा कर रखा है कि किसी भी खबर की पूरी तहकीकात और उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो खबर तो ये है बस कि 5 अगस्त को भगवान राम के मंदिर की, भव्य राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी। इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है। पीएमओ के पास 2 तारीखें भेजी गई थी, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास 3 अगस्त की और 5 अगस्त की। और ये दोनों तारीखें जो मंदिर के लिए, जो बनाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है, उस ट्रस्ट की कल एक अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या हुआ, उस बैठक से पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, कैसे मास्टर प्लान इसका तैयार हुआ, किस तरीके से ये पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए, क्योंकि आप देख रहे हैं द रफ कट। पूरे राम मंदिर निर्माण के का जो रफ कट होगा वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको यह बता दें कि राम मंदिर बनाने के लिए जब एक जो लंबी लड़ाई लड़ी गई, लंबे समय से 50 सालों से एक लड़ाई चली, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर के हक में आया। उसके बाद टाइटल सूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, एक लंबी लड़ाई चली। सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के का लंबा चौड़ा उसका विरोध था, क्योंकि आपको याद होगा बाबरी मस्जिद को तोड़ करके 1992 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को एक तरीके से धराशायी कर दिया था, तोड़ दिया था। और ये दावा लगातार, क्योंकि लंबे समय से हिंदू पक्ष के द्वारा ये किया जा रहा था कि वहां पे भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहां पे राम मंदिर का ही निर्माण होना चाहिए। अब ये लड़ाई लंबी चली, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला था। कोर्ट के लिए भी ये देखना, समझना और सोचना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये आस्था का सवाल था। और दूसरी तरफ, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज और हर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर आदमी को मिली हुई है। ऐसे में धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में हर समुदाय के पास है, और ऐसे में ये जरूरी था कि जो भी फैसला हो कोर्ट के द्वारा वो इस तरीके से हो कि देश की जो एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने वाली जो एक शक्ति है, जो एक भाईचारे का माहौल इस देश का है, और जिसके लिए पूरे विश्व में भारत की संस्कृति विख्यात है, उसको कोई ठेस न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक तरीके से यह भी मौका दिया कि एक मध्यस्थता के जरिए इस पूरे मामले का हल निकाला जाए, ताकि देश में भाईचारा जो है वो बना रहे। और आपको पता है कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा था वो एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था जो पिछले कई सालों से, ये कहें कि कई दशकों से ये एक ऐसा मुद्दा रहा जो वोट बैंक के राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। और इसके जरिए जो है वो राजनीति होती थी। उसके जरिए आपको भी पता है कि किस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे एक मामले को, राम मंदिर के मामले को पकड़ा, और उसके जरिए जो है एक प्रॉपर वोट बैंक बीजेपी के खाते में आया। खैर चलिए, राजनीति की बातें यहां नहीं करते हैं, राजनीति आपको भी पता है, वो सारी कहानी आपको पता है। द रफ कट के माध्यम से हम आपको जो बातें हैं वो साफ तौर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि इस मामले का निपटारा कुछ इस तरीके से हो कि भारतीय जो सभ्यता है, जो संस्कृति है और जो भाईचारे का संदेश देती हुई भारत की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कोई ठेस न पहुंचे। लेकिन आपसी सहमति से यह मामला सुलझ न सका। तमाम दलीलें दी गई, तमाम तरीके से बहस हुआ कोर्ट में, और उसके बाद आखिरकार कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये जगह जो है, ये राम जन्मभूमि की जगह है, यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए या होगा। और राम मंदिर के निर्माण को वहां से हरी झंडी दी गई। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने 2 चीजें बड़ी अहम तय की थी। एक तो ये कि वहां पे मस्जिद निर्माण के लिए भी 5 एकड़ की एक जमीन मुहैया कराई जाए, ये केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया।
और साथ ही साथ केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए, जो ट्रस्ट राम मंदिर के निर्माण कार्य का काम देखेगी। ये सब कुछ वहां पे कैसे मंदिर होगा, किस उसका प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से वहां पे चीजें होंगी, ये सब कुछ निर्धारित करने का, यहां तक कि ट्रस्ट में कौन कौन से लोग होंगे ये भी निर्धारित करने का जिम्मा केंद्र सरकार को दिया गया। और खास करके प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। आपको पता होगा इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा, उनको ये पूरी बागडोर दी गई ये ट्रस्ट बनाने की और इसके संचालन की, और इसको किस तरीके से आगे लेकर के जाया जाए, ये सब कुछ जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्रा के कंधों पर दी गई। क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा एक काफी सुलझे हुए, सूझबूझ वाले और बहुत ही काबिल इंसान के तौर पर देखे जाते हैं, काबिल अफसर के तौर पे देखे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे देखे जाते हैं। चलिए, अब ये ट्रस्ट तो बना, ट्रस्ट भी जब बनने लगा तो उस ट्रस्ट को लेकर के तमाम तरीके के गतिरोध आए। उस ट्रस्ट में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, शैव संप्रदाय के लोग उसमें रहेंगे या वैष्णव संप्रदाय के लोग रहेंगे। अयोध्या में ही संतों में आपस में कई तरह का विरोध हुआ। खैर, उन गतिरोधों को भी किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई और उसके बाद फाइनली नृत्य गोपाल दास, जो कि वहां पे लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको इस ट्रस्ट का, राम जन्मभूमि तीर्थ नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया, इस ट्रस्ट का उनको अध्यक्ष बनाया गया। वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है ये राम मंदिर के निर्माण के लिए, उसके चंपत राय जो उनके उपाध्यक्ष हैं, उनको इस ट्रस्ट में जगह दी गई। इस ट्रस्ट में उनको, उनकी भी पोजीशन जो है वो काफी अहम रखी गई। 15 सदस्यीय ये ट्रस्ट बनाया गया और समय समय पे इस ट्रस्ट की बैठक होती रही। इस फैसले के बाद लगभग इस 2020 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी में को जो बैठक हुई थी, उस मीटिंग में भी मास्टर प्लान के बारे में काफी कुछ डिस्कस हुआ था कि किस तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया जाए राम मंदिर के निर्माण के लिए, क्या प्रारूप रखा जाए, कितना भव्य बनेगा मंदिर, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, उसके लिए जो धनराशि इकट्ठी होनी है वो कैसे आएगी, कितना खर्च होगा। आपको ये भी बता दें कि एक लंबे समय से अयोध्या में पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। फैसला आया 2000 जब भी 2018 में आया, उसके काफी पहले से वहां पे पत्थरों को तराशने का जो काम चल रहा था वो लंबे समय से चल रहा था, ताकि मंदिर के निर्माण का जैसे ही हरी झंडी कोर्ट से मिले, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जा सके। लेकिन उन सारी चीजों को देखते हुए इस ट्रस्ट में उन सब पे एक तरीके से विचार विमर्श हुआ, कई तरह के गतिरोध आए, हाल में भी गतिरोध आए। यहां तक कि कल जो बैठक होनी थी, इस ट्रस्ट की जो बैठक हुई, उस बैठक में अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास पहले नाराज हो गए। उन्होंने ये कहा कि इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये बैठक क्यों बुलाई गई है, मैं अध्यक्ष हूं लेकिन बावजूद इसके मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। समस्याएं आई, तरह तरह की समस्याएं, उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की गई। कल भी नृत्य गोपाल दास को इसी तरीके से फिर सारे ट्रस्ट के लोग जाकर के उनसे मिले, उनको मनाया, समझाया, और उसके बाद ट्रस्ट की जो बैठक हुई, उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि 5 अगस्त और 3 अगस्त, ये 2 तारीखें हैं, इन 2 तारीखों में प्रधानमंत्री जब अपने आप को उचित समझते हैं कि उनके पास वो वक्त है, वो इसकी आधारशिला रखें। अब जो प्रारूप तय हुआ है, कहा तो ये जा रहा है कि वीएचपी ने जो नक्शा तैयार किया था काफी पहले, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार की थी इस राम मंदिर के निर्माण के लिए, जो कुछ सोचा था और जिस भव्यता के बारे में सोचा था, लगभग उससे मिलता जुलता ही नक्शा अभी भी इस ट्रस्ट की मीटिंग के बाद उसको एक तरीके से हरी झंडी दी गई है और उसी के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण होगा। तो पहले आधारशिला तो रखी जाएगी, लेकिन ये राम मंदिर कितना भव्य होगा, कैसा होगा, उसका जो एक मास्टर प्लान हमारे पास जिस जानकारी के तहत है, उसको जरा सा आप जान लेने की आपको बताते हैं। आप समझिए, ये मंदिर जो भव्य राम मंदिर बनेगा, इसकी ऊंचाई बताया जा रहा है कि लगभग 128 फीट ऊंची होगी। हालांकि इस ऊंचाई में भी कुछ परिवर्तन करने का फैसला शायद कल की बैठक में हुआ है, लेकिन अब तक ये सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इस बैठक में, राम जन्मभूमि तीर्थ की जो लगातार बैठकें हुई, उनके अनुसार जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसके मुताबिक 128 फीट ऊंचा और लगभग 140 फीट चौड़ा
भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 5 दरवाजे होंगे। पहले ये था कि इस मंदिर में 3 गुंबद होंगे, और जो गुंबद होगा, जो ऊपरी गुंबद होगा, 3 तलों के बाद जो जो गुंबद बनाया जाता है, वो उस गुंबद की ऊंचाई लगभग 65 फीट होगी। लेकिन अब उसमें भी कुछ सुधार किए जाने की और कुछ संशोधन किए जाने की बात सामने आ रही है। जो 5 दरवाजे होंगे मंदिर में प्रवेश के लिए और निकास के लिए, ताकि ये एक, सबको पता है कि ये लंबे समय के बाद और लंबी लड़ाई के बाद ये भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, वो देश विदेश के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण देखने वाली जगह होगी, एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित होगा। इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि ये इस मंदिर का निर्माण इतना भव्य किया जाए, इतना बेहतर किया जाए कि ये एक विश्व के लिए एक धरोहर बने, एक मिसाल बने। और इसीलिए इसकी जो पहले तले पे आपको बता दें कि मंदिर का जो निर्माण की जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें पहले तल पे रामलला विराजमान होंगे। रामलला की वहां पे चूंकि जन्म स्थान है उनका, तो पहले तल पे रामलला की मूर्ति रखी जाएगी, वहां उनका मंदिर होगा। दूसरे तले पे जो है दूसरा तल होगा। पहले तल की ऊंचाई बताई जा रही है कि लगभग 18 फीट ऊंची होगी। उसके बाद जो दूसरा तल होगा, उस दूसरे तल में राम दरबार सजाया जाएगा। राम दरबार के बारे में आपको पता है कि राम दरबार में राम, लक्ष्मण, सीता के अलावे हनुमान जी और बाकी लोगों की मूर्तियां होती हैं, जो एक राम दरबार के तौर पर उसको कहा जाता है। और जो भी मंदिर होते हैं उसमें एक जगह ऐसी बनती है, तो राम दरबार वहां पे सजाया जाएगा। और कोशिश की जा रही है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। और ये बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जब इसकी आधारशिला रखेंगे, उसके बाद वो लगभग जो उनका कार्यक्रम होगा, वो 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी जाएंगे, दर्शन करेंगे राम लला के, जहां पे अभी वो हैं। और उसके बाद ये मंदिर के निर्माण का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा, और 3 साल के अंदर एक भव्य राम मंदिर आप दर्शन के लिए जा पाएंगे। तो ये थी पूरे राम मंदिर बनने की कहानी। क्योंकि अब रामलला के लिए एक भव्य राम मंदिर के निर्माण की तारीख आ चुकी है, भूमि पूजन की, आधारशिला रखने की, तो द रफ कट के माध्यम से हमने इसके पीछे जुड़ी हुई जितनी बातें थी वो एक बार में आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।